ये सच है क्या कि लड़कों को ज़्यादा टाइम लगता है और लड़कियों जल्दी फेमस हो जाती हैं? अच्छा, ऐसा नहीं है। और ऐसे जो लोग सोचते हैं मुझे बहुत सिक मेंटालिटी के लगते हैं। हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो एक सक्सेसफुल औरत के पीछे किसका हाथ होता है? महादेव जब तक नहीं चाहते हैं बनारस आप नहीं आ आ ही नहीं सकते। सकते। तो कभी कभी ऐसे बीच में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी चल रहा था कि क्रिएटर्स जो है वीडियो बना बना के टूरिज्म को बढ़ावा कर दिए कि लोकल्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो यार अच्छी चीज़ें देखने का सबको हक है, सुंदर चीज़ों को देखने का सबका हक है। तो वो लोग भी आते हैं अट्रैक्टिव होके पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिज्म के। काशी विश्वनाथ में अपने लव्ड वंस की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं, फिर तुरंत देखते हैं रियलिटी चेक सबको तो यहीं आना है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। अच्छी चीज़ ये है कि आज के इतने मॉडर्न टाइम में वहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ यूज़ नहीं होता है और कोई भी माइक यूज़ नहीं होता। और वो आवाज़ मतलब उनको इतना ट्रेन किया जाता है, जो भी रामलीला के पात्र होते हैं उनको इतना ट्रेन किया जाता है कि वो आवाज़ हज़ारों लोगों तक पहुँचती है और सबको पहुँचती है, एक एक चीज़ पहुँचती है विदाउट माइक। बहुत पहले से कहा जाता है कि बनारस बनारसी लोग और बनारसी पान बहुत मशहूर फेमस है। हाँ। क्या आज भी है? Exactly. कि वो चीज़ खत्म हो उसका गई? क्रेज कभी खत्म ही नहीं हो सकता। पान को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मतलब कि जियोग्राफिक इंडिकेशन। आपने पान नहीं खाया अभी तक? नहीं, बनारसी नहीं खाया। वेलकम बैक टू वाई वन प्लग। मैं विशाल राज फिर से हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ। आज के एपिसोड में एक इन्फ्लुएंसर से इस लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से एक इन्फ्लुएंसर अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है और जो वो अचीव किया हुआ है आज, जो उसके पास फेम है, नेम है, उसके पीछे उसने कितनी स्ट्रगल कर रखी है। हमारे बीच में इन्फ्लुएंसर के तौर पे हाजिर हैं शालिनी पाल जी। वेलकम टू वाई वन प्लग शालिनी मैम। थैंक यू सो मच विशाल जी एंड द होल टीम फॉर हैविंग मी। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। आपको बताइए मेरे लाइफ का पहला पॉडकास्ट होने वाला है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इट मीन्स वी आर लकी। मैं आपकी लगभग वीडियो देखा हूँ और आपकी जो वीडियो है ना उसमें हेरिटेज के बारे में होता है या हमारा जो कल्चर है, हम जो कल्चरल इनरिचमेंट है हमारे कंट्री का, हमारे यूपी का, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द बनारस, वो सारी चीज़ें आपकी वीडियो में दिख जाती है। और सीरियसली आपका कंटेंट इतना क्रिएटिव रहता है कि उसको एक एज ग्रुप के नहीं, सारे एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं। और आज नाम है आपके पास, फेम है, आप मैंने देखा है आप बहुत सारे ब्रांड्स के लिए काम भी करते हो। तो ये जो जर्नी रही है इतनी बड़ी, शुरू से जब ने स्टार्ट किया और आज ये सारी चीज़ें हैं, तो ये जो फेम है, ये जो नेम है और जो चार्मिंग लाइफ आपकी दिखती है या एक इन्फ्लुएंसर की दिखती है, तो क्या वो रियलिटी है या इस रियलिटी के पीछे कोई और सच है? लोग कहते हैं कि बाहर से दिखते हैं तो सब स्टाइलिश है, गाड़ी में घूम रहे हैं या इतने ब्रांड डील्स हैं, कैमरे पे आ रहे हैं, तो ये बड़ा चार्मिंग लगता है और लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इसके पीछे का क्या है सीन जो आप बताना चाहोगे? जी बिल्कुल, रियलिटी है सारी चीज़ें पहली बात। और अगर हम कोई लेविश लाइफ या फिर लेविश चीज़ों का एंजॉय करते हैं तो वी वर्कड फॉर इट, ठीक है, हमने उसी के लिए काम करना शुरू किया है। बाकी इट डिपेंड्स ऑन एवरी क्रिएटर कि वो अपनी बैक स्टोरीज या फिर स्ट्रगल्स दिखाते हैं या नहीं कैमरे में। मैं तो कोशिश करती हूँ कि दिखाती रहूँ चीज़ों को, लोगों को पता चले कि हम एक सिंगल प्रोजेक्ट पे कितना वर्क कर रहे हैं। जैसे यहाँ का भी सेटअप तैयार करने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। तो अगर आप अपने ऑडियंस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनको बैक स्टोरीज भी बताइए। तो मैं तो हमेशा से ऑब्वियसली आज के समय में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो एक गांव से आते हैं या एक छोटे से शहर से आते हैं और वो चाहते हैं बहुत अच्छा करना, लेकिन क्या होता है कि उनके पास रिसोर्स नहीं होता है, वो जानते नहीं कैसे होता है। तो आप जैसे क्रिएटर ही उनको गाइड करते हैं कि आगे कैसे करना है और आप ही लोगों को देख के उन्हें एनर्जी मिलती है कि हाँ दैट पीपल इज़ देयर, दैट वी कैन ऑल्सो डू दैट और हम भी वहाँ पहुँच सकते हैं। इनिशियल स्टार्ट के लिए आई डोंट थिंक किसी रिसोर्स को आप कह सकते हो कि इससे मेरे पास आईफोन नहीं है इसलिए मैंने शुरू नहीं किया। आपको पैशनेट और डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। आप स्टार्ट करिए, बाद में एक वैल्यू देने की जब बारी आती है, क्वालिटी देने की ऑडियंस की, एक बार ऑडियंस आपका वो जो फॉर्टे समझ जाएगा कि हाँ भैया ये कुकिंग में अच्छा है, ये डांसिंग में अच्छा है, ये सिंगर में अच्छा है, उसके लिए एक सिंपल सा एंड्रॉयड फ़ोन भी बहुत मैटर करता है। आप उससे स्टार्ट करिए और उसके बाद फैसिलिटीज़ की चीज़ें हैं। अगर आप चल रहे हो ना तो वो धीरे धीरे होता है ना, रास्ते खुलते जाते हैं। आपको देखना है कि आपको ये रोड कहाँ लेके जा रहा है, तो आपको सिर्फ मेहनत करना है मेरे से। मैं आप कहीं भी चले जाओ, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। और जो लोग सोचते हैं कि इन्फ्लुएंसर क्रिएटर बस
कैमरा ऑन किया, रील बना डाली और हो गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बोलना ही हर चीज़ है। मैं स्कूल में भी पहले स्कूल फ्रेंड्स लोग चिढ़ाते थे, एक तरीके से पॉजिटिव तरीका था उनका। कहीं भी देखते थे हाय गाइस, तो उन्हें लगता था कि सिर्फ यही है। फिर कैमरा ऑन करने के बाद कितनी चीज़ें बोलनी है उनको इसका नहीं पता है। कैमरा ऑन करके अभी किसी नॉन क्रिएटर के सामने रख दिया जाए तो वो 2 लाइन भी सिंगल ढंग से नहीं बोल सकते। रियलिटी दिखाते हैं लोगों को या बताते हैं। एक अगर आपको 10 मिनट की वीडियो शूट करनी है तो आपको कितना टाइम लगता है उसको शूट कंप्लीट करने में? डिपेंड करता है। देखिए मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मेरी पर्सनल कोई चीज़ है, मैं सिंगल टेक नहीं लूँगी, पूरी फीलिंग में पूरा फ्लो में सब कुछ बोल दूंगी वो 10 मिनट की वीडियो में। और अगर वहीं कहीं ब्रांड कमिटमेंट है या फिर किसी और की स्क्रिप्ट है, मुझे थोड़ा टाइम लगता है। ऑब्वियसली होता है, क्योंकि हम लोग भी जब स्टार्ट किए थे तो इतना लगता था कि हाँ सामने वाला बोल रहा है हम भी बोलेंगे, बट और जब सामने चीज़ें चलती है ना तो नर्वसनेस आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ हम करते हैं। तो ये तो रहा कि किस तरीके से एक इन्फ्लुएंसर अपना शुरू करता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बात करूँगा, जैसे कि हमारी सोसाइटी में मिथ फैला हुआ है कि अगर लड़की है वो इंस्टाग्राम पे है या किसी सोशल मीडिया साइट पे है, फिर वो घर का काम नहीं करती होगी, घर का काम नहीं करती होगी, और वो लड़की है इसलिए इतना क्या हो गई है, फेमस हो गई है, और लड़का होता तो इतना नहीं हो पाता। ये सच है क्या कि लड़कों को ज़्यादा टाइम लगता है और लड़कियों जल्दी फेमस हो जाती हैं? अच्छा ऐसा नहीं है। और ऐसे जो लोग सोचते हैं मुझे बहुत सिक मेंटालिटी के लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पीपल विल थिंक लाइक आप वैसे ही होते हैं, जैसे आपकी जैसी सोच होती है ना, आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। इन चीज़ों में मैंने देखा अगर एक लड़की है वो चाहे तो अपने आप को एक कमज़ोर अबला भी पोर्ट्रे कर सकती है, वो चाहे तो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड वुमेन भी शो कर सकती है। इट्स अप टू यू। मैंने शुरू से कभी बेचारे बन के कहीं कोई काम नहीं किया है या फिर लड़की हूँ इसका फ़ायदा नहीं उठाया, पॉजिटिव वे में हमेशा रखा है। तो आई थिंक सबके लाइफ में स्ट्रगल है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें भी वही सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब मुझे तो लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। Exactly, हाँ, क्योंकि लड़का है वो कहीं भी कैमरा निकाला वो अपना, हमें 5 बजे तक वापस घर आना पड़ता है और हमारे बहुत से ऐसे काम होते हैं जो 5 बजे के बाद शुरू होते हैं। ऑब्वियसली। और वो जब बोलेगा ना कि लड़का बोल सकता है, इन मार्केट क्या होगा, खड़े होके बोल देगा, कोई माइंड नहीं करेगा, लड़का है कोई बात। लेकिन वही एक लड़की कैमरा ऑन करती है और बोलना चालू करती है तो 10 लोग देखना चालू कर देते हैं और उस पर कमेंट्स करते हैं कि ये है ऐसे है। और सोसाइटी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा वो है। सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को मैच करना, उनको समझना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है इनिशियल स्टेज में, जो सोसाइटी को फेस किया हो या घर से कोई ऐसी प्रॉब्लम आई इस हो? में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे फैमिली काफ़ी ओपन माइंडेड है, सभी लोग वर्किंग है, इसलिए शायद सब वेल एजुकेटेड है एक्चुअली। तो कभी मुझे इस वजह से नहीं रोका, हमेशा मुझे टाइम दिया खुद को एक्सप्लोर करने का कि मेरी किस चीज़ में स्पेशलिटी है, मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ। तो इन सब चीज़ों में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ी। कभी कभी ऐसा हुआ है कि बाहर निकले तो आसपास के लोग ये बोल सकते हैं कि अरे बाहर निकल रही है, अपने मन की अपने मन का कर रही है, ऐसा बोलते हैं लोग। बट आई रियली डोंट, स्पेशली इन यूपी बिहार। एग्जैक्टली यूपी बिहार में ये चीज़ है। अगर लड़की इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो रही है ना तो सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि इतना पैसा कहाँ से कमा रही है भाई, कोई गलत काम कर रही होगी, ये सब चीज़ें। बट मेरा ये था प्लस पॉइंट कि फैमिली हमेशा सपोर्ट की, इसलिए मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। दैट्स ग्रेट। और सच में आप लगी हो कि आपकी फैमिली ऐसी है, आप ऐसी फैमिली पाए हो। बट बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, या जब वो कुछ नया करना चाहते हैं तो फिर फैमिली बोलती है कि इसमें कुछ रखा ही नहीं है। एक बार हम लोग गए थे, कुछ हमारे इक्विपमेंट थे, पटना से लाने गए थे, और पीयूष जो हमारे साथ काम करते हैं, डिजिटल मीडिया पूरा संभालते हैं, उनके साथ मैं गया था। तो हम लोग 1:30 बजे रात में आए घर, और 1:30 बजे घर रात आए तो मम्मी दरवाज़ा खोली। उसके बाद पापा जगे हुए थे, कुछ बोले नहीं, लेकिन मैं जैसे ही अंदर गया पापा एक वर्ड बोले कि सब कुछ छोड़ के अब फिल्म बनाएगा। दैट वॉज, मतलब सीरियसली वो वर्ड बड़ा पेनफुल था। वही चीज़ सबसे ज़्यादा हिट करता है। हाँ, हिट करता है। और कोई अपना बोले तो बहुत ज़्यादा हिट करता है। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि इट्स ओके, चलो फिल्म ही बनाते हैं। देखते हैं कहाँ तक हमारी फिल्म जाती है। तो उसे हारना नहीं है, करते जाओ। और मैंने भी ऐसा बोला कि फैमिली सपोर्ट करती है, डजंट मीन कि 12th के बाद उन्होंने बोले फोन उठाओ, कैमरा उठाओ, ब्लॉग करो, ऐसा नहीं है। वो पेरेंट्स का कंसर्न है, वो चाहते हैं कि आप पढ़ाई में प्रायोरिटाइज करें पढ़ाई को। क्योंकि हमारा जो ना पहले से हमारा एक बना हुआ है माइंडसेट कि 10 करो, 12 करो, उसके बाद ग्रेजुएशन करो, एक अच्छी सी जॉब ले लो, सेटल हो जाओगे। बट नाउ द एरा इज चेंजिंग। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपका मन लग रहा है उसमें करो, अच्छा बेटर करोगे। दैट इज़ अ गुड थिंग दैट वी ऑल हैव टू फॉलो आवर पैशन। जैसे कि हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। बिल्कुल इजी नहीं है।
और उसको सारी चीज़ों को मैनेज करना, नई नई चीज़। और आजकल तो एआई आ गया है, जो हम घंटों वीडियो बनाते थे वो कुछ मिनट में कर दे रहा है। तो जनरेशन के हिसाब से भी सिंक होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो क्या आपको कभी लगा है कि इट्स इनफ, चलो छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं? कभी ये हताश हुए हो आप? ये तब लगता शायद जब मुझे कभी जबरदस्ती कोई भेजता कि जाओ कंटेंट क्रिएशन में, तब शायद मुझे लगता, बट ये मैंने खुद से चूज किया एक्चुअली। आई रियली एंजॉय डूइंग ऑल दिस थिंग्स। और मुझे कैमरे पे रहना बड़ा पसंद है, लोगों से बात करना बड़ा पसंद है, तो इसलिए कभी मैं बोर नहीं हुई अभी तक काम के लिए। और एक चीज़ ये और है कि मैं फुल टाइम अभी नहीं कर रही हूँ या फिर प्रेशर में नहीं कर रही हूँ। अगर मैं शायद फुल टाइम करूँ और मुझे ब्रांड्स का प्रेशर रहे तो मैं ये कह सकती हूँ कि अरे यार आई एम डन विद दिस। अगर कोई ब्रांड मुझे पैसे देके बोले कि इसका रिव्यू करो, भले ही वो प्रोडक्ट खराब है, ठीक है, मुझे बोला अच्छा है अच्छा है अच्छा है, वो चीज़ प्रेशराइज हो जाएगी। अभी मैं अपने मन से काम कर रही हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो अच्छी लगी, जो खराब है इसलिए मुझे अभी तक प्रेशर नहीं फील हुआ। अगर बात करें इन्फ्लुएंसर की, तो आज तो हम कैमरे पे आते हैं, हमारी हर एक चीज़ दिखती है लोगों को, बड़ा चार्मिंग लगता है और हमें भी देख के बड़ा अच्छा लगता है कि दिस इज़ मी, और ये इतना ऐसा कर ले रहा हूँ मैं, इतना अच्छा। कभी कभी क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते, वो चीज़ हो जाती है, उससे बेटर हो जाती है, तो बोलते हैं अरे ये मैंने किया है। तो आज तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या होता है ना कि एक जब हम हैं अभी, बचपन में हमारी कहानी कुछ और होती है, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ मम्मी पापा लोग या कुछ लोग होते हैं, वो अपने बच्चे को देख ही बोलते हैं हाँ ये ऐसा है, आगे चल के ये ऐसा करेगा। तो ऐसा भी था क्या आपके साथ कि मम्मी पापा कहते थे कि अरे ये बोलने में बड़ा बड़ा बोलती है, उस चीज़ का रिफ्लेक्शन आज दिख रहा हो? एकदम उल्टा था। आई वाज वेरी डाउन, मैं कुछ नहीं बोलती थी। अच्छा। कैमरे से डर लगता था, पब्लिक स्पीकिंग, इतनी हेजिटेशन थी मेरे अंदर लोगों के बीच में। मुझे तो लगता था कि मैं जो फील कर रही हूँ मैं वो चीज़ भी सामने वाले को नहीं बता पाती हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती थी मैं हर चीज़ों को, तो वही चीज़ मुझे एक्चुअली हिट की। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं क्लास में हूँ अपने, मेरा क्लास टीचर ही नहीं जानता है कि यार ये शालिनी पालना की भी कोई लड़की है। अच्छा। मतलब एक तरीके से डमी, एज अ डमी कंसीडर करती थी मैं खुद को। तो टाइम के साथ ऐसे कॉलेज में भी हुआ, मुझे फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ कि मैं इतने सारे कॉलेज टाइम? हाँ, लगभग 80-90 लोगों का बैच होता है बीएचयू में। 80-90 बैच में खुद को स्टैंड आउट इन करना। मास्टर्स और ग्रेजुएशन? मैं ग्रेजुएशन की बात कर अच्छा, रही हूँ। ग्रेजुएशन हाँ, से। स्कूल से जब ग्रेजुएशन में गई थी मैं, स्कूल में तो डम थी ही, वहाँ पे कोई ऐसी चीजें हिट ही नहीं की कि मैं काम करना शुरू करूँ खुद पे। लगता था कि भाई मम्मी की रानी बिटिया है तो वो चलती रहे ऐसा होता, तो कोई चीज़ हिट नहीं की। ग्रेजुएशन में ऐसा लगा कि 80-90 की स्ट्रेंथ में खुद को अलग स्टैंड आउट कैसे करना है। अब 80-90 स्टूडेंट्स को टीचर तो जान नहीं सकता, तो धीरे धीरे फील हुआ कि यार मैं बस आ रही हूँ जा रही हूँ, ना मुझे कोई जानता है ना कोई मेरे दोस्त हैं। तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, दिक्कत कहाँ आ रही है। फिर ऐसा लगा कि मैं वोकल नहीं हूँ ज़्यादा, अच्छा। लोगों से बोलती नहीं हूँ, दोस्त ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो कुछ लोगों को फोबिया भी होता है, डर लगता है। था एक तरीके से एंजाइटी अच्छा। इतनी ज़्यादा था, ये लगा था कि बोलूँगी तो अच्छा बोलूँगी या नहीं, सही बोलूँगी या नहीं। और घर में भी मेरे साथ थोड़े कम बोलने वाले, इंट्रोवर्ट हैं सब ऐसा। और अच्छा। कभी किसी ने बताया भी नहीं कि भाई तुमको इस एटमॉस्फेयर से निकलना है, बोलना है। तो धीरे धीरे मुझे एब्सेंस फील, मतलब प्रेजेंट होने के बावजूद भी एब्सेंस फील होने लगा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे बाहर निकलना चाहिए, नए दोस्त बनाने चाहिए, बात करनी चाहिए। तो एकदम जो पापा मम्मी जैसे मुझे बिल्ड किए तो उसके ऑपोजिट काम कर रही हूँ मैं एकदम। अच्छा, इस समय हाँ। मतलब वो लाइफ कुछ और थी, ये लाइफ कुछ और है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो ऐसे लोग बोलते हैं कि इस सोसाइटी में ये है, या लोग बोलते हैं कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो एक सक्सेसफुल औरत के पीछे किसका हाथ होता है? जब तक उसकी शादी नहीं उसके परिवार की उसके बाद का नहीं पता। बाकी हाँ, हर कोई उसमें अच्छा रोल प्ले करता है, फ्रेंड भी करता है, फैमिली भी करती है, हर कोई करता है। कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल रहा है या फ्रेंड रहे हैं जो आपके काम को देखते हो और बोलते हो ठीक है अच्छा है, आगे इसको और अच्छे से करो? पहले तो नहीं, या आइडिया? पहले तो नहीं कोई बोलता था, अप्रिशिएट भी नहीं करता था। लेकिन जब आपको रिकॉग्निशन मिलने लगती है, जब लगता है कि भाई अच्छा मिलियन व्यूज आ रहे हैं, अच्छा लाख में व्यूज आ रहा है, तो फिर वो मैसेज करते हैं हाय गुड जॉब, या डूइंग गुड, या गोइंग इन राइट डायरेक्शन, ऐसा करके। तब मजा नहीं आता। अगर तुम शुरू में हेल्प किए होते ना तो मजा आता। और वो भी वही लोग हैं जो आपकी जैसे अभी स्टार्टिंग में बोलते हैं कि नहीं क्या कर रहे हो। एग्जैक्टली, कभी हेल्प नहीं किया। और जब मैंने फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट का लगाया था स्टेटस, कांग्रेचुलेशंस कितना पैसा आया है, ये पूछने आ जाते हैं लोग ऐसा। इसके साथ साथ एज आई नो दैट यू आर ए स्टूडेंट ऑफ BHU, अभी आप क्या कर रहे हो BHU से? अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया अपना मास्टर्स। अच्छा, मास्टर्स कौन से स्ट्रीम से? MSc टेक जियोफिजिक्स मेरा बोर्ड सब्जेक्ट। जियोफिजिक्स। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ जियोलॉजी एंड फिजिक्स। Geology and physics. As usually, I think that the peoples are always afraid from the maths along with the physics. Then, as a girl, how you chose the geophysics? Okay.
सो आई वॉज दैट स्टूडेंट जो मैथ्स से बहुत डरता था, और जितना मैं डरती थी उतना ही मैं मैथ्स के पीछे भागी, मुझे ऐसा लगता है। बीएससी में मुझे मैथ्स ऑनर्स मिल गया, ठीक है। अलजेब्रा समझ में आता है? हाँ, एक्स वाई जेड समझ में आता था। एक इक्वेशन बताओ। क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला वगैरह आ जाएगा। जैसे ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ये चीज़ है। एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई अगर हमारे गांव में होता है ऐसा कि अगर कोई बोल दे कि पढ़ाई कर रहे हो, हाँ कर रहे हैं, मैथ आती है, हाँ पढ़ने में तेज हो, हाँ चलो बताओ। अलजेब्रा का एक क्वेश्चन बताओ। उन लोग को वैसे जवाब देना चाहिए। बीच में जोक आया था कि मेरा बेटा बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, बोलो बेटा, तो कहता है इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। उन लोग को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। हाँ। ग्रेजुएशन मैंने किया तो वहाँ पे मुझे जियोलॉजी के बारे में पता चला। पहले मुझे जियोलॉजी के बारे में नहीं पता था, तो जियोलॉजी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और ऐसा लोग कह रहे थे कि जो जियोलॉजी लेता है उसको ट्रिप पे लेके जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो मुझे लगा बाहर? ये हाँ आउट ऑफ इंडिया? आउट ऑफ इंडिया नहीं, पहले इंडिया अच्छा। आपको ऐसे ले जाएंगे, स्टेट में ही ले जाएंगे अपने, फिर फर्दर आप उसको परस्यू करोगे तो आपको बाहर भी जाने के चांसेस होंगे। तो वो चीज़ मुझे बड़ी फैसिनेट थी कि आप घूमने जाना है, ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर पढ़ाई करो घूम घूम के। हाँ, फिर मैंने जियोलॉजी ले लिया, उस समय यही समझ के। लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट किया ना तो एक बड़ा अलग इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप अपने अर्थ को और अच्छे से जानते हो, बीनीथ द अर्थ जानते हो, अबव द अर्थ Nature जानते हो, जानते एक्जेक्टली हो। नेचर के काफ़ी पास रहते हो आप। प्रैक्टिकल्स में भी ले जाते हैं तो आपको ट्रैकिंग कराएंगे, फिर वहाँ कौन सा पत्थर है, क्या सॉलिडिफिकेशन, वो सारी चीज़ें, तो बड़ा इंटरेस्टिंग Paleontology। एग्जैक्टली, पैलेंटियोलॉजी, स्ट्रेटिग्राफी, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो जियोलॉजी में इंटरेस्ट आया, फिर मास्टर्स की बारी आई तो फिर उससे भी इंटरेस्टिंग जियोफिजिक्स लगा मुझे। मतलब जहाँ जियोलॉजी भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा, मैथ्स भी मिलेगा और कंप्यूटर भी मिलेगा, टेक भी मिलेगा आपको, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। बाप रे। आई थिंक इसके बाद आप सोचे हो कि पीएचडी करना है या इसके बाद क्या करना हाँ, है? करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट, उसके साथ साथ गेट भी, ताकि मैं रिसर्च परस्यू कर सकूँ। अभी तो फिलहाल वही है प्लानिंग, रिसर्च फील्ड में जाने का। At this time you are influencers, then how will you manage your मतलब academic life as well as this life? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, आप भी जानते होंगे कितना मुश्किल काम है। पर मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ऑर्गेनाइज वे में काम करती हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि किसको प्रायोरिटाइज करना है, मुझे कब फैमिली को प्रायोरिटाइज करना है, कब मुझे अपने काम को प्रायोरिटाइज करना है। ऐसे होता है जैसे कि जब आप मुझे अप्रोच किए कि ऐसे ऐसे पॉडकास्ट करना है हमें, तो मैं डिनर के टाइम पे पापा मम्मी को बता दी कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, तो एक तरीके से मैंने प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ को मिक्स कर दिया, बता दिया कि उनको कि ऐसी ऐसी बात है, मम्मी घर पे आकर शूट करना, ये सारी चीज़ें, वो सब हो गया। फिर उसके बाद जब मैं फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ तो वहाँ मैं उनसे कोई डिस्कस नहीं करती हूँ, वहाँ सिर्फ जो मैं हूँ इन्जॉय कर रही हूँ, एट अ टाइम जो चीज़ें कर रही हूँ उसको इन्जॉय कर रही हूँ। पर्सनल लाइफ इज पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ इज प्रोफेशनल लाइफ। हाँ, तो मुझे प्रायोरिटाइज करना आता है, मुझे ऐसा लगता है, तो इसीलिए चीज़ें मेरी थोड़ी इजी हो जाती हैं। और थोड़ा कहीं ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत आपका स्किल काम करता है कि आप कब क्या, जैसे अभी फिलहाल मैं प्रिपेयर कर रही हूँ गेट के लिए, तो मैं डेली घर से बाहर नहीं निकलती कंटेंट्स के लिए, वीकेंड्स रखती हूँ कि वीकेंड्स पे शूट करेंगे, मंडे को एडिट करेंगे और फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, एक हफ्ता हमारा चलेगा। प्लानिंग हाँ, चल रही है। हाँ, क्योंकि मैं बहुत मोनोटोनस शेड्यूल फॉलो करती हूँ, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो मैं बोर हो जाती हूँ, मज़ा नहीं आता है, फिर लगता है कि नहीं इसके लिए बने नहीं, और भी चीज़ें हैं। बीएचयू अपने आप में एक हेरिटेज है और स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक इट इज़ अ हेवन। Exactly. मैंने भी कुछ दिन काटे हैं ओके। बीएचयू के अंदर। मैं बीएचयू का स्टूडेंट तो नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी यादें बीएचयू से जुड़ी हुई हैं। आपका मैंने एक रील भी देखा था कि तुम्हारे लिए होगा कॉलेज। हमारे लिए बीएचयू पहला प्यार है। हाँ। ड्यूटी की बात करें तो मैं 11:30 बजे बलिया से निकला हूँ, रात के 3 बजे बीटी में आया। अरे, बस अच्छा। इस वजह से कि हाँ मुझे सुकून चाहिए। सुकून है और वहाँ। सुकून के लिए वो जगह कितनी भी सबसे भीड़ हो अच्छी है। अगर आप हर कोने में सुकून मिलेगा आपको। बीचू और लगभग ये वाला एरिया जो है लंका और बेचू वाला एरिया पूरा स्टूडेंट दिखते हैं। और आई थिंक यहाँ के जो लोग हैं वो भी बड़ा अच्छे से कोऑपरेट करते बहुत हैं अच्छे स्टूडेंट्स से। के साथ। हाँ। तो बनारसी लोग भी बड़ा अच्छे हैं और बहुत पहले से कहा जाता है कि बनारसी लोग और बनारसी पान बहुत मशहूर famous है। क्या आज भी है? Exactly. कि वो चीज़ खत्म हो उसका गई? क्रेज कभी खत्म ही नहीं हो सकता। आपको पता है पान को जीआई टैग मिला है। अच्छा, जीआई टैग। जीआई टैग मतलब कि जियोग्राफिक इंडिकेशन, मतलब उसका ओरिजिन बनारस का पान या पान को? बनारस के पान को। अच्छा, बनारस आप के अगर पान। इसको मुंबई लेके जाएंगे और बनारसी पान कहेंगे तो वो उसका ओरिजिन नहीं हो सकता, ओरिजिन जो है बनारसी है। या ये जीआई टैग मिला, कुछ बहुत कुछ ही चीज़ों को मिला है, अभी 1-2 साल हुआ मोदी जी के द्वारा। बनारसी साड़ी को मिला है। हाँ। और जूट के काम को मिला है, जूट की जो चीज़ें बनती हैं उसके लिए पान, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पान इज़ वन ऑफ दम। आपने कभी ट्राई किया? बहुत बार बहुत बार।
मैंने तो अभी नहीं किया है, लेकिन आपने पान नहीं खाया अभी तक? नहीं, बनारसी नहीं खाया। कोशिश करूंगा कि आप खा कोशिश नहीं, लें आपको इस ज़रूर खाना पॉडकास्ट की चाहिए। बात। बहुत मतलब टेस्ट के अलावा भी ना एक तरीके से पान साइंटिफिकली ऐसा कहा जाता है औषधि का काम करता है, ठीक है? वो कोई नशा मेडिसिन नहीं है, जो लोग कहते हैं नशा है। किसी भी चीज़ का अधिक करेंगे आप, एडिक्शन वो खराब होता है एवरीथिंग। एग्जैक्टली। तो पान कोई नशा नहीं है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जो एक तरीके से माउथ रिफ्रेशमेंट का भी काम करेगा, आपका माउथ फ्रेशमेंट का काम करेगा। उसमें लौंग, इलायची, गुलकंद, जर्दा भी लोग खाते हैं जो खाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं अच्छी, केसर वेसर। अच्छा, बनारस एक सेंटर है हर चीज का। आप लाइफ स्टाइल देखना चाहते हो, आ जाओ बनारस। बनारस आ जाओ। आप रिलीजन के बारे में देखना चाहते हो, आ जाओ आ जाओ बनारस। बनारस। आपको पूजा पाठ में मन लगता है, बनारस आ जाओ, घाट ही घाट है। और सारे भगवान के मंदिर मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये भोलेनाथ की भोलेनाथ नगरी की है। नगरी है। और एक और चीज़, मैंने एक ऐसे ही मैं रैंडम ऐसे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था, तो एक वो देखा रील जिसमें लोग बता रहे थे कि बनारस में फॉरेनर्स आते हैं घूमने के लिए, घाट को घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, विश्वनाथ देखने के लिए। बट यहाँ सारनाथ में भी बहुत सारे फॉरेनर आते हैं, और यहाँ की वाइब इतनी अच्छी है। वाइब एक अजीब सी वाइब है यहाँ पे, और उस वाइब में इतना खो जाते हैं कि यहाँ तक खो जाते हैं कि लोग यहाँ के रेजिडेंटल हो जाते हैं, फॉरेनर। आप आप लोग तो यहीं वाराणसी से हो, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है बनारस के अंदर जो विदेशी लोगों को भी कि अपनी तरफ खींच लेता है? सबका तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो क्या देख के यहाँ रुक रहे हैं। वैसे बनारस कोई आते नहीं, उनको बुलाया जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ महादेव जब तक नहीं चाहते हैं बनारस आप नहीं आ आ ही नहीं सकते। सकते। तो कभी कभी ऐसे बीच में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी चल रहा था कि क्रिएटर्स जो है वीडियो बना बना के टूरिज्म को बढ़ावा कर दिए कि लोकल्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो यार अच्छी चीज़ें देखने का सबको हक है, सुंदर चीज़ों को देखने का सबका हक है। तो वो लोग भी आते हैं अट्रैक्टिव होके पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिज्म के। अब रुकने का प्लान का मैं उनका समझ नहीं आती कि वो क्यों ऐसा रुकते हैं, लेकिन ये है कि उनको यहाँ पे एक ऐसा लाइफस्टाइल मिलता है जिसको मतलब एक तरीके से सुकून, लोग बोलते हैं खुद को ढूंढने आते हैं यहाँ दैट पे। इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आज की लाइफ इतनी ज्यादा पजलिंग हो गई है, Exactly. इतना ज्यादा प्रेशर, वर्क प्रेशर। लोग सुकून चाहते हैं, सब कुछ उनके पास है, लेकिन जो इनर पीस है, जो सुकून है, वो चीज़ नहीं है। और आई थिंक सबको ये चाहिए होता है। सबको इतनी हसल लाइफ में इतनी हसलिंग कर रहे हैं लोग, सबको वो सुकून चाहिए होता है। तो वो कहा भी गया है कि अगर आपको शहर दुनिया को देखना हो तो आप मुंबई जाइए, खुद को देखना हो तो बनारस आइए, ऐसा लोग कहते हैं। तो हमें लगता है खुद को ढूंढने सब लोग निकले हुए हैं, और जो लोग यहाँ पे आके रुकते हैं उनका मन होता होगा या फिर चीज़ों को, और जैसे कि बनारस एक दिन में आप नहीं घूम सकते, या फिर जो आइटनरी लोग बनाते हैं 2-3 दिन का, नहीं घुमा जा सकता। यहाँ पे हर गली में, हर चौराहे पे एक नई चीज़ मिलेगी, और सबकी अलग कहानी है एक। तो मुझे लगता है कि आपको 1-2 साल लेके आना चाहिए। एक दूसरा सही में आप फिर भी खत्म नहीं होंगी चीज़ें, इतनी ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि हर एक, आप जैसा बोल रहे हो कि गली गली खुद की कहानियां लेके चलता है बनारस। ये, और सबसे बड़ी बात वो छोड़ो, आप गली गली की बात करो, आप घाट घूमो ना, अब महीनों लग जाएंगे सारे घाट घूमने में। हाँ, 84 घाट घूमो और एक एक चीज़ जानो, उसके पास मतलब कितने सारे मंदिर हैं। बनारस में 84 घाट है 84 घाट है, ओवरऑल, overall। छोटे बड़े, और ज़्यादा ही होंगे, मतलब जिनका नाम हुआ है, नाम क्या नामकरण जो बोलते हैं। फेमस है। हाँ, जो फेमस हैं और जो पूरा तैयार है अच्छे से, वो 84, और छोटे मोटे और भी घाट्स होंगे। ओके। और सबसे आपको कौन सी ऐसी घाट है बनारस की जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस की, और लगता है कि दिस इज़ अ बेस्ट प्लेस, दैट यहाँ कुछ अच्छा लगता है? मुझे चेत सिंह घाट बहुत पसंद है पर्सनली। चेत सिंह घाट, वो जो क्यों? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बहुत शाही, मतलब ऐसा मुगल एम्परर टाइप का जो उसका वहाँ पे बना हुआ है, वो बहुत सुंदर लगता है। अभी फिलहाल तो क्राउड हर घाटों पे हो गई है, और सुकून, मतलब घाट पे आपको सुकून छोड़ के सब कुछ मिलेगा। बट सोशल मीडिया पे तो अभी 80 घाट बहुत ज़्यादा फेमस है, और ओवर क्राउडेड हो गया ना, इसलिए मुझे नहीं पसंद है। मैं कह रही हूँ अच्छा। आपको, अभी शांति चाहिए होती है हमें। हम घाट पे जाते हैं तो शांत, बताया मैंने कि शांति छोड़ के सब कुछ मिलेगा। चाय ले लो, मैगी ले लो, हर चीज़, हर कोई चिल्लाएगा, लेकिन शांति नहीं मिलती है। अब शांति के लिए आपको कोई अंडररेटेड घाट ढूंढना पड़ता है, जैसे शिवाला घाट हो गया, पंचगंगा घाट बहुत खूबसूरत घाट है, वो हो गया, नारद घाट है, ऐसे करके बहुत सारे घाट हैं जो अंडररेटेड तो नहीं कहेंगे, अभी भी कोई हिडन जेम्स नहीं रह गए बनारस में। हर क्रिएटर हर चीज़ों को व्यूज़ के लिए कर चुका है, हाँ, सोशल मीडिया पर कर चुका है। बट मेरा फेवरेट कहेंगे तो चेत सिंह घाट, बहुत सारे रीजन से। हाँ, ओके। और अभी तो दिवाली आ रही है, दिवाली के बाद देव दीपावली, तो इसमें तो बनारस पूरी तरीके से एकदम भरा होगा, हर तरह लाइटिंग, हर तरह जश्न। तो आई थिंक देव दीपावली बनारस में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। बहुत। तो आप लोग कैसा एक्सपीरियंस किए हो? आप लोग तो यहीं से हो। आप कभी आए कि नहीं अभी तक? देव दिवाली में नहीं आया, इस साल प्लान है कि पूरी टीम आए, मैं ही नहीं, पूरी टीम के साथ आना है। आने के बाद आप पूछते तो शायद मज़ा आता मुझे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप खड़े होंगे, आप लोकल ट्रेन मुंबई में कभी ट्रैवल किए हैं?
हाँ मुंबई में किया है मैंने। मतलब वही चीज़ है कि आप खड़े हुए लोग धक्का देके आपको आगे कर देंगे, वही सीन यहाँ पे ऑटोमेटिक खड़े रहो, आगे निकल जाओगे। एग्जैक्टली मतलब बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, बहुत विश्व प्रसिद्ध है और बहुत खूबसूरत भी है। हर इंसान को वंस अ लाइफ टाइम इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। इसकी स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे पौराणिक एस्पेक्ट्स अगर आप देखते हैं रिचुअल तो, हाँ कि क्यों मनाया जाता है देव दिवाली। तो त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था जिस वो बहुत त्राही त्राही मचा के रखा था चारों तरफ। सारे देवी देवता भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे, आम आदमी को तो परेशान किया था, देवी देवताओं को भी परेशान करके रखा था। शिव जी से ये लोग बोले कि अब आप ही करिए जो करना है, हमसे तो नहीं हो पा रहा है। तो शिव जी खत्म करने के लिए उनको आए और उस दिन कार्तिक का पूर्णिमा का दिन था। तो उस दिन शिव जी ने उनको उसका हरण किया उस दिन। फिर उस दिन सारे देवी देवता खुश होकर उस दिन बनारस सेलिब्रेशन किए। हाँ सेलिब्रेशन किए। और जो काशी में ही क्यों किए, क्योंकि काशी के अलावा भी ऋषिकेश वगैरह में भी होता है देव दिवाली, लेकिन बनारस का फेमस इसलिए क्योंकि जो काशी है शिव जी की प्रिय नगरी है। शिव जी ने इसको बसाया भी है और वो खुद यहाँ पे रहते हैं। तो सेलिब्रेशन के हिसाब से उन्होंने पूरे घाटों पे दिया, लाखों दिया जलाया। तो एक तरीके से इसलिए मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और आज भी आपको दिया देखना है तो बनारस के घाटों पे मिलेगा। बहुत खूबसूरत सीन रहता है। मतलब मुझे लग रहा है मैंने 3-4 साल एक्सपीरियंस किया है मतलब जाके। ऐसा तो होता रहे तो हम हमेशा से यहाँ पे रहे, लेकिन इतनी क्राउड की हिम्मत नहीं होता। मुझे लगता है जितने भी आते हैं सब टूरिज्म ट्रैवल वाले ही रहते हैं, लोकल बहुत कम रहते हैं। लोकल बहुत कम रहते हैं। हाँ। और सबसे ज़्यादा भीड़ तो आप गंगा आरती के टाइम चले जाओ। आई थिंक मैंने सुना है ऐसा। ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत पहले 6-7 साल पहले जब मैं स्कूलिंग मेरी चल रही थी तो उस समय मैं CHS का पेपर देने आया था। सिगरा थाने में मैं रुका था, हमारे रिलेटिव हैं वहीं रहते थे। तो उस समय फर्स्ट टाइम मैंने गंगा आरती देखी थी। अच्छा। मुझे लगता है कि अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया होगा आफ्टर मोदी जी। चेंज का मतलब ये है कि हाँ चीज़ें मॉडिफाइड हुई हैं, लेकिन वो जो तरीका है गंगा आरती करने का वो सब तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन चीज़ें मॉडिफाइड हुई हैं। तो जैसे कि हमारे जो मोदी जी हैं उनका भी ये बहुत ही प्रिय नगरी है या प्रिय सिटी है। तो बहुत सारे चेंजेस उनके कारण हुए हैं। अभी हमारा नया विश्वनाथ है तो उसका भी पूरा नवीनीकरण हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नवीनीकरण है ये इन्फ्लुएंस है बनारस का मोदी जी के कारण बढ़ गया है क्या? देखिए चीज़ें तो हुई हैं, मतलब डेवलपमेंट तो हुआ है, चाहे इट कुड बी आपका ट्रैफिक या फिर ट्रांसपोर्टेशन में हो, चाहे चीज़ें घाटों और गलियों के सैनिटेशन की बात करें हम, चाहे टूरिज़्म को सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ाना हो, चाहे आपका लोकल फॉर वोकल हो। ये सारी चीज़ें मोदी जी ने इन चीज़ों को काफ़ी बढ़ावा दिया है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बदल रही हैं चीज़ें बदल रही हैं। इनके पीरियड में थोड़ी और ज़्यादा बदल रही है और लोगों को डेवलपमेंट दिख रहे हैं। दिवाली में हॉट एयर बलून कंपटीशन भी होता है। आई थिंक बहुत बड़ा। दिवाली के कुछ दिन बाद है शायद हॉट एयर बलून। वहाँ भी उस दिन तो आसमान में देखो तो बड़ा प्यारा लगता है, लगता है जैसे सितारे और करीब आ गए हैं। नहीं बहुत सुंदर। मैंने अभी तक एक्सपीरियंस तो नहीं किया, मतलब मैं खुद उसमें राइड नहीं की हूँ, लेकिन लोग बड़े एक्साइटेड हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम से DM आ रहा है कि हॉट एयर बलून को कैसे रजिस्टर करें, क्या चार्जेस है, सारी चीज़ें। उसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10-12 बलून्स होते हैं जो लगभग 400-500 फीट ऊपर उड़ाए जाते हैं। उसके लिए एक जगह रामनगर का एक जगह डोमरी करके जगह का नाम है, वहाँ पर उड़ाया जाता है। उसको 10-12 किलोमीटर तक खाली है वो जगह। तो उसमें 400-500 फीट तक ऊपर उठाते हैं वो लोग। 500 पर हेड लगता है वहाँ पे, लगभग 20-30 मिनट तक उड़ाते हैं आपको हवा में। सुन रहे हैं ना आप लोग? अगर आप भी इंटरेस्टेड हो और आप भी एक्साइटेड हो इन सारी चीज़ों के लिए हाँ। तो जल्दी आ जाओ बनारस। बनारस का पूरा एरियल व्यू देखने को मिलता है आपको, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये जो आप बोले बनारस आ जाओ जल्दी से। मेरे सारे फेलो क्रिएटर्स मुझे डांटेंगे, तुमने फिर से बढ़ावा दिया यहाँ भीड़ बढ़ाने का। होना भी चाहिए भाई, अपना सबको अपना शहर बड़ा अच्छा लगता है। हर बार तो एक बार आना चाहिए, लेकिन ये होता है कि अभी ना कोई ऑफ सीजन नहीं रह गया है यहाँ पे। लोग कभी भी आ जाते हैं, मतलब अभी देव दिवाली का टाइम खत्म है तो कुछ लोग वेट करें देव दिवाली खत्म होगा तब जाएंगे। तो मतलब मुझे लग रहा है कि 12 महीने यहाँ पे ट्रैफिक, भीड़, आपका होटल स्टे, खाना पीना सब चलता रहता है ट्रैवल के लिए। तो आपका तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बनारस का और विश्वनाथ का अलॉन्ग विद द BHU। तो अगर अभी जैसा आपने बताया कि अभी आप परस्यू कर रहे हो PhD या हायर स्टडीज़ के लिए, तो अगर बनारस छोड़ना पड़े तो क्या ये कितना डिफिकल्ट है आपके लिए बनारस छोड़ना?
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं मतलब जब मैं शाम में बैठती हूँ तो मैं ये भी सोचती हूँ छोड़ना है तो क्या करना है, नहीं छोड़ने के लिए क्या करना है। मतलब बड़ा स्केप्टिकल डिसीजन है। मुझे नहीं पता चीज़ें कहाँ होंगी, लेकिन मैं हर बार एक दिन प्रे करती हूँ कि महादेव सब करा लेना, बनारस मत छुड़ाना। लेकिन एट द सेम टाइम जो मेरा कोर है जियो फिजिक्स, वो बनारस में आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा उसका, आपको जिसके लिए भी हायर स्टडीज़ के लिए बनारस छोड़ना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ हालांकि, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। ऑब्वियसली मेरे सबके लिए मेरे होता आंखों में है इनविजिबल आंसू हाँ, नहीं बहुत मुश्किल है। कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा। बनारस से। सो हॉट एयर बलून की बात करें तो ये सारी चीज़ें तो अभी होने वाली हैं। तो हमने बोला ही कि जिसको एक्साइटमेंट, जो एक्साइटेड है, जो इन सारी चीज़ों को देखना चाहता है, तो आ जाओ वाराणसी। इसके साथ साथ अभी दशहरा अभी ख़त्म हुआ, तो दशहरा में मैंने सुना है कि रामनगर का जो किला है उसमें दशहरा अजीब ही, मतलब अलग ही बहुत वहाँ वर्ल्ड होता है। फेमस। आप कहीं और रामलीला देखो और रामनगर का रामलीला देखो, वो अलग ही है। तो आप कभी देखे हो ऐसा कोई मैं अभी एक्सपीरियंस है? अभी रिसेंटली गई थी देखने के लिए। मैं वैसे गई तो वीडियो कवर करने के पर्सपेक्टिव से थी, पर वो इतना इंटरेस्टिंग था। आपको पता है रामलीला वो जो होती है लगभग 250 वर्षों से चली आ रही है, 250 सालों से चली आ रही है, और यूनेस्को ने भी उसे रिकॉग्नाइज किया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिला है उसको। तो अच्छी चीज़ ये है कि आज के इतने मॉडर्न टाइम में वहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ यूज़ नहीं होता है, रात में होता है वो पेट्रोमैक्स वाली लाइट, जो पहले बारात वारात जाती थी ना, वो हाँ। वाली लाइट, आग वाली लाइट यूज़ करते हैं। पेट्रोमैक्स वो छोटा सिलेंडर है, उसके ऊपर हाँ, वाइट कलर का लाइट वो, से, हाँ। उसी लाइट से पूरा उजाला किया जाता है उस एरिया पूरा को। वो हाँ पूरा हाँ वाह। हाँ हाँ। और कोई भी माइक यूज़ नहीं होता, और वो आवाज़ मतलब उनको इतना ट्रेन किया जाता है, जो भी रामलीला के पात्र होते हैं उनको इतना ट्रेन किया जाता है कि वो आवाज़ हज़ारों लोगों तक पहुँचती है, और सबको पहुँचती है, एक एक चीज़ पहुँचती है विदाउट माइक। दिस इज डेडिकेशन टुवर्ड द रिलीजन। तो वहाँ पे किसी भी मॉडर्न एमिनिटीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है, और हर चीज़ जो है बेसिक जो पुराने से चली आ रही है। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग मैंने देखा था वहाँ पे कि वहाँ पे जो रामलीला में लेडीज़ जो महिला पात्र जो होती है वो भी लड़का ही, मतलब कैरेक्टर, हाँ, कैरेक्टर जो है सीता जी भी लड़का ही बनता है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड इट, बट ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और बनारस के साथ साथ वृंदावन, हरिद्वार, मथुरा के भी साधु संत वहाँ पे, बहुत सिद्ध सिद्ध साधु संत आते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि अवधि में होता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि वहाँ पे क्या बात हो रही है, लेकिन फिर भी लोग बैठ के 3-3 4-4 अच्छा घंटे देखते लगता हैं। है। हाँ, अच्छा लगता है। और आपको मैं फुटेज दिखाऊंगी, अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे मेरे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप 2024 में जी रहे हैं। धोती पहन पहन के, पगड़ी बांध बांध के लोग आए हुए, ऐसा लगता है कि हम 90s में चले गए फिर से। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कैरेक्टर्स उस तरीके से रोल प्ले कर रहे हाँ, और होते हैं। रामनगर में ही 10-12 किलोमीटर के अंदर ही सारी चीज़ें, आपका अयोध्या बनाया गया है, जनकपुरी बनाया गया है, अशोक वाटिका बनाया गया है, हर जगह का एक स्पेसिफिक जगह बनाया गया है। और अभी तो मैंने आपके उस पे इंस्टाग्राम पे देखा था कि एक नया वो पंडाल कहते हैं आई थिंक, तो ओके, उसमें दुर्गा पंडाल? नहीं नहीं, हाँ। वो बच्चों के लिए बनाया गया था, दैट इज हाँ, ढोलकपुर का पंडाल। ढोलकपुर का, हाँ, वो तो पंडाल वाले अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो ढोलकपुर का छोटा भीम कार्टून बेस्ड उन्होंने बनाया हुआ था दुर्गा पंडाल, काफी कार्टून इंटरेस्टिंग बेस्ड अगर पंडाल देखना है तो मैडम की वीडियो जरूर देखो। था। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग था वो, मुझे खुद को बहुत पसंद आया। मैं बचपन में देखती थी ढोलकपुर, छोटा भीम, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने फ़ोन करके बोला कि मैम प्लीज़ कवर करिए। हम बोले यार तुम फ़ोन भी नहीं करते शायद, फिर भी हाँ, हम मैं आते हैं, आती इतना है। इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, हाँ, तो ये तो हुआ उसका। रामलीला। देव दिवाली पे भी, मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना कि हॉट एयर बलून देखने चीज़ों को आइए, रामलीला देखने आइए। देव दिवाली में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उस दिन मान्यता है कि स्नान करना गंगा जी में, दीप दान करना, उस दिन लोगों में अनाज दान करना, ये सब चीज़ें ना बहुत, मतलब दूर दूर से लोग इसको पूरा करने आते हैं। वैसे ये मोक्ष की नगरी है, हर किसी को मोक्ष चाहिए, मोक्ष मिलता है। तो वो लोग सोचते हैं कि कौन सा ऐसा रिचुअल है जो हम यहाँ जाके कर दें। आई थिंक मध्य प्रदेश और साउथ इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ। बहुत ज़्यादा, साउथ के बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे। कुछ मंदिर भी हैं साउथ के, जैसे कि आपका इट कुड बी सारनाथ भी है, वहाँ पे भी चीज़ें वैसी हैं। जैन धर्म, बुद्ध धर्म, साउथ, हर चीज़ के लिए वहाँ पे चीज़ें मिल वहाँ जाएंगी। तो आई थिंक ओवरऑल वर्ल्ड से लोग आते हैं सारनाथ। वर्ल्ड से आते हैं। और केदारेश्वर मंदिर है एक, वहाँ पे भी साउथ के भगवान है। ऐसे करके बहुत सारे मंदिर हैं जो उन पर। तो ये तो रहा आपका सारा रामलीला, बनारस पूरा। बनारस, हाँ। बनारस हर एक चीज़। अगर बनारस के बारे में बात करने लगो ना तो बनारस ये पॉडकास्ट खत्म ही नहीं होगा। तो ये तो हुई बनारस की बात। और मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, और एक इन्फ्लुएंसर ही बारीकियों को देख सकता है और उसको समझ सकता है। Exactly. तो आपने इस चीज़ को देखा है।
तो इसके साथ साथ आजकल के जो क्रिएटर्स हैं वो बहुत सारे निश पे सारे निश सही होते हैं, सारे कैटेगरी सही होती है, बट हेरिटेज जो कैटेगरी है वो बहुत ही अच्छा है, एजुकेशनल भी होता है, इन्फॉर्मेटिव भी होता है, और अपनी सिटी को एक्सप्लोर कराना बहुत बड़ी बात होती है, और अपना एक रिचनेस, सिटी का हेरिटेज रिचनेस भी बढ़ता है इससे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखा बनारस के अंदर जो बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि बनारस में ये होता तो और अच्छा होता। बनारस ऑलरेडी बना हुआ रस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो आपको कहूँगी जो छोटी मोटी चीज़ें, जैसे मैंने आपको उसके आप बोले ना कि बदलाव क्या क्या देखेंगे, या फिर मोदी जी के आने से क्या बदलाव हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कहूँ कि इसकी ज़रूरत है। जैसे रोपवे बन रहा है अभी बनारस में, अभी उसके 3-4 स्टेशंस बन गए हैं, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बन रहा है। तो वही सब चेंजेस हमें चाहिए थे, काम हो रहा है, उस पर चल रही हैं। और गंगा जी है हमारे पास, बहुत सारे भगवान जी के मंदिर है, कोने कोने पर आपको मंदिर मिल जाएगा, सबकी अलग अलग मान्यता है। हमारे पास इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, 2 स्टेशन है, कैंट स्टेशन, हर चीज़ तो है यहाँ पे, ऑलरेडी बना हुआ है सर। मतलब बनारस अपने आप में ही हाँ, एक सब कुछ समाया हुआ है। हाँ हाँ। तो स्टारबक्स भी स्टारबक्स भी आ गया, मेट्रो इसी सिटीज की का कमी थी, ये भी आ गया। सो बनारस की तो बात, बनारस में लगभग हर एक चीज़ है, कमी की तो बात ही नहीं कर सकते, और कमी की बात भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ के लोग बोलेंगे कि मैं आपको कमी बताऊंगी ही नहीं। ऐसे कोई कमी ही नहीं है वैसे जी। तो बनारस में ये तो हुआ कि कोई कमी नहीं है, बट बनारस में वो चीज़ कौन सी ऐसी चीज़ है जो पर्सनली आपको जो लगता है कि इट्स ओनली इन द बनारस, या आपको सबसे ज़्यादा बनारस की पसंद हो वो चीज़? देखिए, बनारस एक रियलिटी चेक देता है आपको। काशी विश्वनाथ आप जब जाएंगे तो उसके जस्ट बगल में मणिकर्णिका घाट है, ठीक है। तो काशी विश्वनाथ में आप जाके प्रे करेंगे भगवान से कि भगवान हमारे माँ बाप की आयु लंबी हो, हमारे लव्ड वंस की, बेसिकली आप उनकी एज के लिए प्रेयर करते हो, हेल्थ के लिए करते हो। आप जैसे ही बाहर निकलोगे, इधर मुंडी घुमाओगे आपको दिखेगा चिताएं जल रही हैं। रियलिटी चेक 1 मिनट के अंदर कि जो यहाँ आया है उसको वहाँ भी जाना है, मरना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी बहुत ऐसा, अभी कल मैं एक शूट कर रही थी, तो यहाँ के जो लोग हैं ना काफ़ी अल्हड़पन, बेबाक होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। बेसिकली यहाँ जो साधु संत हैं ना, वो कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं अभी शूट कर रही थी, अननोइंगली मैं गलत चीज़ को रिकॉर्ड कर ली। वो शायद किसी की श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा था, वो हड्डी वड्डी वाला, जो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, उसका वो पूजा कर रहे थे। मैं गलती से कैमरा उनके साइड लेके चली गई, तो वो तुरंत बोल रहे हैं तुम्हारे भी घर में कोई मरेगा, ऐसा करके, ठीक है। मैं डर गई और गुस्सा आया कि कैसे ऐसे बोल दिया। फिर बोला गलत क्या बोला है, ठीक है यार, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। मतलब हम काशी विश्वनाथ में अपने लव्ड वंस की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं, फिर तुरंत देखते रियलिटी चेक सबको तो यहीं आना है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये चीज़ बनारस में होता क्या है कि अब आपको ये रियलिटी चेक हर घंटे हर दिन मिलेगा ना, तो आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर पाओगे, या फिर कोई गलत काम नहीं कर पाओगे। ऐसा लगता है कि ठीक है यार, मतलब लाइफ की जो साइकिल है ना, वो सारी चीज़ समझ दिखा जाते देती हो है आप, बनारस के वो अंदर। चीज़ समझ जाते हो। तो ये तो रहा मणिकर्णिका घाट, और कोई भी घाट घूमो, और ये घाट भी बहुत इन्फ्लुएंसिव है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे कोई कहते हैं कि शमशान में चले जाओ या शमशान घूम के, और नहीं घूमेगा आदमी, लेकिन ये मणिकर्णिका घाट ऐसा है जो हर कोई देखना चाहता है कि है क्या। बहुत नॉर्मल लाइफ है, यहाँ से लास्ट जर्नी, यहाँ बैठ के लोग कचौड़ी खा रहे हैं। बहुत नॉर्मल है यहाँ का, बहुत नॉर्मल है। तो ये तो रहा आपकी जर्नी, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपका शहर, हम सबका शहर बनारस। इसके साथ साथ अगर लास्ट इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं अपने काम को भी कर रहे हैं और साथ में इन्फ्लुएंसिंग भी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से कि उन्हें किस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना चाहिए, या किस तरीके से आगे बढ़े? ओके, सो जितने भी लोग अभी शुरू करना चाहते हैं, वैसे अगर आप एक दिन भी लेट करते हो ना, कि आज सोच रहे हो कि कल चैनल बनाएंगे, एक दिन रुक के एक दिन बाद बनाओगे, तब तक हज़ारों लाखों चैनल बन जाएंगे रातों रात। तो हर दिन क्रिएटर निकल रहे हैं और हर कोई अपने तरीके से चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जिस दिन शुरू किया वही तुम्हारी शुरुआत होगी। एक्जैक्टली, जिस दिन आपको लगे कि आज गिव अप करना, उसी दिन बस मत रुको, क्योंकि थोड़ा सा और कर दोगे तो शायद आप वो अचीव कर लोगे। सो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी, अपना विजन क्लियर करिए, आप किस लिए
आना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे मेरा था, मैं बेसिकली अपनी पर्सनालिटी को अपलिफ्ट करने के लिए आई थी कि मैं अच्छे से बोल सकूं, मैं कम्युनिकेट कर सकूं। मैं बहुत हेजिटेट करती थी, बोल नहीं पाती। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एग्जैक्टली, मैं सोशल मीडिया को ही पूरा कंसीडर करती हूँ स्किल डेवलपमेंट के लिए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो मैंने शुरू भी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं अपनी चीज़ों को मोनेटाइज भी कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे तो चीज़ें ठीक है चेंज हुई, तो बहुत कुछ मैंने सीखा भी सोशल मीडिया से। तो मैं लोगों को यही कहूँगी कि अपना विजन क्लियर करो। मैं जिस विजन से आई थी, मैं हर रोज़ सीखती हूँ उसको। किसी के साथ बैठ रही हूँ, कैसे बात करना है, क्या करना है, कितने प्रिस्क्राइब वे में बात करना है, कितने ब्रीफ में बात करना है, ये सारी चीज़ें। तो अपना विजन क्लियर करिए। अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में चेंज लाना चाहते हैं तो एजुकेशन इंडस्ट्री में उस अपने विजन को फॉलो करिए। अगर आप एक्टिंग में करना चाहते हैं, आप जो भी आप लिपसिंग वगैरह की वीडियोस बनती हैं, डांस सॉन्ग इस चीज़ों की, तो मेरा लाइफस्टाइल बेसिकली है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने शहर की लाइफस्टाइल अच्छे से दिखाऊँ। आपका वो एक कचौड़ी का दुकान भी हो सकता है, एक बनारस का हेरिटेज भी हो सकता है, कोई एक मंदिर भी हो सकता है, कोई स्टे भी हो सकता है। तो एक तरीके से जो मेरी कंटेंट है जो मेरा, वो रिजॉल्व करता है लाइफस्टाइल के अंदर। तो आपका विजन नीश क्लियर होना चाहिए आपका, कि आप किस पे काम करने वाले हो, और ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। एज ए इन्फ्लुएंसर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? ठीक है, आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आप आगे के बहुत सारे आपके ड्रीम्स हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट ओनली इन्फ्लुएंसिंग, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स? कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसके साथ चाहते हो कि इन फ्यूचर मैं इसके साथ काम करूं? मैं पॉडकास्ट करना चाहती थी और कर लिया। नहीं, सच में आई रियली मैनिफेस्टेड फॉर दिस डे कि मुझे कोई बैठ के मेरे बारे में बात करे, मेरे शहर के बारे में बात करे। आई रियली एंजॉय टॉकिंग अबाउट माई सिटी। तो मैंने पॉडकास्ट के लिए एग्जैक्टली मतलब लिटरली मैनिफेस्ट किया था। और ऐसे ही मुझे अभी फ़िलहाल अगर मेरा कोई शॉर्ट टर्म आपका कोई विश पूछें तो वो है कोई यूट्यूब का क्रिएटर कलेक्टिव अटेंड करना, क्योंकि बनारस में अभी तक, उत्तर प्रदेश में तो लखनऊ में हुआ था शायद लास्ट ईयर। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने प्लेटफॉर्म पे या फिर अपने नीच में मैं इतना काम करूँ कि यूट्यूब एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करे मुझे और बुलाए ऐसे इवेंट्स में। तो बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स मैं बनाती हूँ, बहुत लॉन्ग टर्म पे बिलीव नहीं करती। शॉर्ट टर्म धीरे धीरे जो सोच रही हूँ। अभी आया तो है, जैसे हम बात कर सकते हैं कैरी मिनाटी की। हाँ। तो अभी उनका एक शो जो आया है ना, शो आया है, दैट इज इन यूट्यूबर ओलंपिक्स, जिसमें जितने सारे क्रिएटर्स हैं वो आके, बस वही चीज़ कि जिस इंडस्ट्री में हो उसमें अपना झंडा गाड़ने की कोशिश करो। और अच्छे से करेंगे तो शायद यूट्यूब ऐसी चीज़ है जो आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाता है। आप एक वीडियो डालोगे 10 लोग देखेंगे, 10 से 20 लोग देखेंगे। आपको सिर्फ अपना काम डेडिकेशन से, पैशनेट होकर, ईमानदारी से करना है, मुझे ऐसा लगता है। और कंसिस्टेंसी इज द की। दैट्स वेरी गुड, और यही होना भी चाहिए। एक्जैक्टली, क्योंकि आप कोई भी काम करो, यूट्यूब में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मेरे चाचा के लड़के लगते हैं तो हम आपका वीडियो और पुश करा दें। यहाँ पे कोई ऐसा पॉलिटिक्स या एक करा सकते हो ना। हाँ, और वो एक्चुअली जो कंटेंट क्रिएशन है वो स्किल बेस होता है। Exactly. और आपके अंदर स्किल है तो आप आगे बढ़ जाओगे, स्किल नहीं है तो दूसरे के सपोर्ट से आप थोड़ी दूर तक जा सकते हो, बट एक लंबा जर्नी वो नहीं कर सकते। और एक क्रिएटर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसकी स्किल, और आपके अंदर स्किल है तो आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो और बहुत अच्छा कर जाओगे। तो आई होप आप सभी को एक क्रिएटर की लाइफ कैसी होती है, एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ कैसी होती है, और स्पेशली जिसे आप रोज़ देखते हो शालिनी, उसकी लाइफ कैसी है, वो क्या अपने शहर के बारे में सोचती हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिला। और पर्सनली माई सेल्फ, मैं खुद बड़ा एक्साइटेड फील कर रहा था कि मैं एक इन्फ्लुएंसर के साथ पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, और सीरियसली वो हो भी गया। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच टू जॉइनिंग अस इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच आपको भी, आपकी पूरी टीम को भी, फॉर हैविंग मी। मैं बहुत नर्वस थी एग्जैक्टली। अब मुझे समझ में आ रहा है कि पॉडकास्ट क्या होता है। इट्स जस्ट अ फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन, राइट? नेचुरल फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन। आप कोई चीज़ प्लान नहीं कर सकते हो, आप कोई चीज़ स्क्रिप्ट नहीं कर सकते, बहुत नेचुरल है। मैं सोच रही थी यार, बनारस एक ऐसी जगह है ना कि आप हर चीज़ लाइक कुछ भी, अभी भी मैं प्राउड बनारसी खुद को नहीं कह पाती, बिकॉज लगता है मैं कुछ तो चीज़ होगा जो नहीं जानती हूँ इसके बारे में। मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं होती क्या मैं हर चीज़ जानती हूँ अपने शहर के बारे में। इतना कुछ है जानने के लिए यहाँ पे, तो ये बहुत मिस्टीरियस जगह, हर चीज़ नहीं जान सकते। बट यू मेड मी रियलाइज़ कि मैं अपने बनारस को बहुत अच्छे से जानती हूँ, हर चीज़ में अच्छे से आंसर, लाइक मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड वन थिंग मोर, बनारस ही नहीं, आपको बनारस के बाहर भी जो लोग हैं वो भी पहले से जानते हैं और भी जानेंगे। आई होप इस वीडियो के बाद
जो हमारे तरफ के लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं, वो आपको जानेंगे और सीखेंगे बहुत कुछ अपने उत्तर प्रदेश के बारे में, अपने बनारस के बारे में। सो आज का पॉडकास्ट इसी के साथ ख़त्म करते हैं। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, और जो नए हमारे गेस्ट होंगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। और फिर से हम आए हैं अभी बनारस नगरी में, जो अपने आप में बहुत कुछ लेके रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें समाई हुई हैं। एक नई चीज़ आपको दिखाएंगे अपने नए पॉडकास्ट के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे बीएचयू के बारे में ही, बट बीएचयू की एक ऐसी चीज़ के बारे में जो लगभग आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी, और वो चीज़ें जो अंदर से निकल के आती हैं, जैसे अलग अलग क्रिएटिविटी, अलग अलग ड्राइंग्स। आप कभी भी बनारस में आओ तो आपको हर जगह ड्राइंग्स, हर जगह पेंटिंग दिखेंगे। तो उसी से रिलेटेड हमारा अगला पॉडकास्ट होगा, और हमारे अगले गेस्ट होंगे द आर्यन एन भारती, जो बीएचयू के स्टूडेंट हैं, और बहुत सारे कन्वर्सेशन उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, फाइन आर्ट्स के बारे में, एक नया पर्सपेक्टिव के बारे में, और जर्नी ऑफ बीएचयू, और बहुत कुछ जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इंतज़ार कीजिए हमारे नए पॉडकास्ट का। थैंक यू सो मच। जय हिंद।